आज हम आप लोगों को ऊतक अथवा टिश्यू के बारे में बताएंगे। तो देखिए, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, रचना व कार्य में समान होता है। क्या बताया? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, रचना व कार्य में समान होता है, ऊतक कहलाता है। मतलब वह कोशिकाएं जो आकार व आकृति में एक जैसी होती हैं, किसी विशेष कार्य को एक साथ करती हैं और उत्पत्ति का स्रोत भी एक होता है, उसे ही ऊतक कहा जाता है। यानी उन्हीं कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ये मतलब हुआ इसका। ऊतक शब्द का प्रयोग बाइकाट ने किया था। किसने किया? ऊतक शब्द का प्रयोग बाइकाट ने किया था। बाइकाट। और ऊतकों का अध्ययन औतकी कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों के अध्ययन को औतकी कहा जाता है, या अंग्रेजी में कहें तो औतकी को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी। चाहे आप ऊतकों के अध्ययन को औतकी कहें, चाहे हिस्टोलॉजी कह दें। और औतकी शब्द का प्रयोग या हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग मेयर ने किया था। किसने किया? मेयर ने किया था। किसका? औतकी शब्द का प्रयोग या हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग। ऊतकों को दो भागों में बांटा गया है। अगर समस्त ऊतक की बात की जाए, टिश्यूज की बात की जाए, तो टिश्यू को दो भागों में बांटा गया है। पहला पादप ऊतक अथवा अंग्रेजी में प्लांट टिश्यू कहा जाता है। पादप ऊतक अथवा प्लांट टिश्यू। और दूसरा भाग है जंतु ऊतक अथवा एनिमल टिश्यू। जंतु ऊतक को अंग्रेजी में एनिमल टिश्यू कहा जाता है। अब यदि पादप ऊतकों को देखा जाए या प्लांट टिश्यू को देखा जाए, तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जो पादप ऊतक है या प्लांट टिश्यू है, ये मुख्य रूप से कितने प्रकार का? दो प्रकार का मुख्य रूप से। पहला विभज्योतक अथवा मेरिस्टेम कहा जाता है। विभज्योतक या मेरिस्टेम अंग्रेजी में कहते हैं। और दूसरा है स्थायी ऊतक अथवा परमानेंट टिश्यू। स्थायी ऊतक या परमानेंट। पहला क्या है? विभज्योतक या मेरिस्टेम। दूसरा क्या है? स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू कहलाता है। ये किसके प्रकार हैं? पादप ऊतक के प्रकार है, या प्लांट टिश्यू को दो भागों में बांटा गया, विभज्योतक या मेरिस्टेम और स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। जो विभज्योतक है या मेरिस्टेम है, इन्हें पादप शरीर में उपस्थिति के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। पादप शरीर में उपस्थिति के आधार पर, प्रेजेंट के आधार पर, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इस आधार पर, इस बेस पर इन्हें तीन भागों में बांटा गया है। पहला शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक, जिसे अंग्रेजी में एपिकल मेरिस्टेम बोला जाता है। शीर्षस्थ विभज्योतक को अंग्रेजी में एपिकल मेरिस्टेम बोला जाता है। और दूसरा है पार्श्व विभज्योतक। पार्श्व विभज्योतक को अंग्रेजी में लेटरल मेरिस्टेम बोला जाता है। दूसरा कौन सा है? पार्श्व विभज्योतक। अंग्रेजी में इसे लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। फिर तीसरा है अंतर्वृष्ट विभज्योतक। अंतर्वृष्ट विभज्योतक, अंग्रेजी में इसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोला जाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इनमें से जो शीर्षस्थ विभज्योतक है, ये ऊतक जड़ और तने के सिरों पर पाया जाता है। जो शीर्ष होता है वहां पर पाया जाता है। मतलब पौधों की जड़ व तने के शीर्षों में मिलता है। यानी स्टेम और रूट इसके या इसी ऊतक के कारण लंबाई में बढ़ते हैं। जो शीर्षस्थ विभज्योतक है, एपिकल मेरिस्टेम है, इसके कारण जो स्टेम होता है, जो रूट होता है, उसके जो शीर्ष भाग होते हैं, इसी के कारण बढ़ते हैं। फिर अगर दूसरे भाग को देखा जाए, पार्श्व विभज्योतक को या लेटरल मेरिस्टेम को देखा जाए, तो पार्श्व विभज्योतक ऊतक जड़ तथा तने के पार्श्व में पाया जाता है। पार्श्व माने बगल में पाया जाता है, पार्श्वों में स्थित होता है। मतलब रूट और स्टेम के चारों तरफ पाया जाता है। अगर जड़ है तो उसके चारों तरफ किनारों में पाया जाता है। अगर तना है तो उसके चारों तरफ किनारों में पाया जाता है। इसी के कारण जड़ तथा तने की मोटाई में वृद्धि होती है। चूंकि चारों तरफ पाया जाता है, इसलिए
पार्श्व विभजोतक या लेटरल मेरिस्टेम के कारण ही जो जड़ होती है, जो तना होता है, ये लंबाई में, इसकी मोटाई में, लंबाई में नहीं, इसकी मोटाई में वृद्धि होती है। फिर तीसरा है अंतर्वृष्ट विभजोतक, या इसे ही कई बुकों में अंतर्वृष्टि विभजोतक लिखा मिलेगा आपको, जिसे अंग्रेजी में इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहा जाता है। ये ऊतक पत्तियों के आधार व टहनी के पर्व संधियों पर स्थित होते हैं। अंतर्वृष्ट विभजोतक कहाँ स्थित होता है? पत्तियों के आधार और टहनी के जो पर्व संधियां होती हैं, जो गांठें होती हैं, वहां पर पाए जाते हैं, और जो पत्ती के आधार होते हैं। इसी ऊतक के कारण पौधों की शाखाओं में वृद्धि और लंबाई में वृद्धि होती है। जो पौधों की अनेक शाखाएं निकलती हैं, उनकी शाखाओं में वृद्धि होती है और उनकी लंबाई में भी वृद्धि इसी ऊतक के कारण होती है। अब पादप ऊतक या प्लांट टिश्यू का दूसरा भाग है स्थायी ऊतक, ये वाला। तो स्थायी ऊतक को परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। स्थायी ऊतक को क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। और स्थायी ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जिनमें वृद्धि व विभाजन की क्रिया स्थायी रूप से अथवा कुछ समय के लिए रुक जाती है। यानी स्थायी ऊतक किन कोशिकाओं का समूह है? ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनमें वृद्धि व विभाजन की क्रिया स्थायी रूप से अथवा कुछ समय के लिए रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। यानी जो विभजोतक ऊतक था वही जब मजबूत होने लगता है या पुराना हो जाता है तो स्थायी ऊतक बन जाता है। और यह पौधों के नरम भागों में पाया जाता है, मुलायम भागों में पाया जाता है, जैसे त्वचा में, जड़ में, तने में, पत्तियों, फूलों के डंठलों, फलों के गूदे और बीजों पर पाया जाता है। तो स्थायी ऊतक अथवा परमानेंट टिश्यू मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला सरल ऊतक, परमानेंट जो टिश्यू है, ये टू टाइप, सरल ऊतक या सिंपल टिश्यू या साधारण ऊतक भी आप कह सकते हैं सरल ऊतक को। दूसरा जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। जटिल ऊतक या अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। इनमें से यदि सरल ऊतक की बात की जाए या सिंपल टिश्यू की बात की जाए या साधारण ऊतक की बात की जाए, ये कई सारे नाम हैं, मैंने सभी नाम बताए हैं। अगर सरल ऊतक की बात की जाए तो यह 3 प्रकार का होता है। यह सिंपल टिश्यूज 3 प्रकार का होता है। पहला मृदूतक या इसे पैरेन्काइमा कहते हैं, अंग्रेजी में मृदूतक या पैरेन्काइमा। दूसरा स्थूल कोण ऊतक या कॉलेनकाइमा बोला जाता है। स्थूल कोण ऊतक या कॉलेनकाइमा अंग्रेजी में कहते हैं। तीसरा है दृढ़ोतक। दृढ़ोतक को अंग्रेजी में स्क्लेरेनकाइमा कहा जाता है, स्क्लेरेनकाइमा। इनमें से मृदूतक या पैरेन्काइमा पौधों के कोमल अंगों में पाया जाता है। कहाँ पर? पौधों के कोमल जो अंग होते हैं वहां पाया जाता है। जैसे कहाँ कहाँ पर? तने में, पत्तियों में, फलों में, फूलों में। ये जो कोमल अंग हैं इनमें पाया जाता है। और यह भोजन संचय रेजिन, टैनिन, गोंद आदि का संचय करता है। भोजन संचय में सब आ जाएगा, चाहे वो रेजिन का हो, चाहे टैनिन का हो, चाहे वो गोंद का हो। तो यह भोजन संचय तथा स्वांगीकरण का कार्य करता है। भोजन संचय और स्वांगीकरण का कार्य करता है। यह दृढ़ता प्रदान करता है। जो पौधे होते हैं उनको कठोरता प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। फिर स्थूल कोण ऊतक पर आते हैं। तो स्थूल कोण ऊतक को मैंने बताया था अंग्रेजी में कॉलेनकाइमा कहते हैं। और यह पौधों के प्रत्येक भाग में सबसे बाहरी परत के रूप में पाया जाता है। पौधों के जो प्रत्येक भाग होते हैं, हर एक जो भाग होता है उसमें बाहरी परत के रूप में पाया जाता है। मतलब बाह्य त्वचा जो होती है अथवा जो एपिडर्मिस होती है उस रूप में पाया जाता है। और यह ऊतक पौधों में लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करता है। जो स्थूल कोण ऊतक है अथवा कॉलेनकाइमा है, यह ऊतक क्या करता है? पौधों में लचीलापन और दृढ़ता प्रदान करता है। फिर तीसरा है दृढ़ोतक या स्क्लेरेनकाइमा। क्या कहते हैं इसको? दृढ़ोतक या स्क्लेरेनकाइमा। तो यह ऊतक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है।
जो दृढ़ोतक है या स्क्लेरन कायमा है, क्योंकि इसका नाम ही है दृढ़ोतक, दृढ़ होना, तो यह ऊतक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, मतलब पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। जैसे नारियल के रेशे किसमें किसमें पाया जाता है, जैसे जो नारियल के रेशे होते हैं उसमें कठोर से आवरण जो होता है, जो बादाम है, अखरोट हैं आदि के जो छिलके होते हैं इसमें भी दृढ़ोतक ऊतक होता है। यानी बादाम अखरोट के छिलके दृढ़ोतक के बने होते हैं, या कह लीजिए स्क्लेरन कायमा के बने होते हैं। और जो वृक्षों में छाल आप लोगों ने देखा होगा, जो वृक्षों की छाल होती है वो भी दृढ़ोतक की बनी होती है। तो अब सरल ऊतक हो गया है। दूसरा है जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू, अथवा इसे संवहनी ऊतक भी कहा जाता है। जटिल ऊतक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहा जाता है। और इसका एक दूसरा नाम है संवहनी ऊतक, क्योंकि ये संवहन का कार्य करता है इसलिए इसको संवहनी ऊतक भी कहा जाता है, या कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। पहला क्या है, जाइलम, दूसरा क्या है, फ्लोएम। जाइलम को हिंदी में डार ऊतक भी कहा जाता है, डार ऊतक, और फ्लोएम को हिंदी में अधोवाही ऊतक भी कहा जाता है, अधोवाही ऊतक। जो जाइलम है ये जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज पदार्थों को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जड़ों द्वारा यानी जड़ें जो अवशोषित करती हैं जल को और खनिज पदार्थों को उसी में जो मिले रहते हैं, इसको क्या करता है जाइलम, ये पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और जो फ्लोएम है इसका क्या कार्य है, फ्लोएम पत्तियों में जो भोजन बनता है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो पत्तियों में भोजन बनता है, तो पत्तियों में बने भोजन को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो जाइलम का कार्य आप जान गए, जड़ों द्वारा अवशोषित जल पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम का कार्य क्या होगा, पत्तियों में बने भोजन को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। अब आते हैं जंतु ऊतक पर। पादप ऊतक पूरा समाप्त हो गया है, जंतु ऊतक पर आते हैं। तो कार्य के आधार पर जंतु ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, पहला एपिथेलियम ऊतक, अथवा हिंदी में इसे उपकला ऊतक कहा जाता है। दूसरा है संयोजी ऊतक, हिंदी में संयोजी ऊतक, अंग्रेजी में इसे कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है, कनेक्टिंग टिश्यू। और फिर तीसरा है पेशीय ऊतक, और पेशीय ऊतक को अंग्रेजी में मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, मस्कुलर टिश्यू, पेशीय ऊतक। और फिर चौथा है तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक, अथवा अंग्रेजी में इसे नर्वस टिश्यू कहा जाता है। इनमें से जो एपिथेलियम ऊतक है ये शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक होता है। क्या करता है, शरीर को ढकने व बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब यह ऊतक शरीर की बाहरी त्वचा के रूप में पाया जाता है अथवा स्किन के रूप में पाया जाता है। और जो भीतरी अंग होते हैं, भीतरी अंग कौन कौन से, जैसे मुख गुहा है, आहार नाल है, श्वास नली है आदि की जो आंतरिक सतहें होती हैं, इन जो भीतरी अंग हैं इनकी जो आंतरिक सतहें होती हैं उन आंतरिक सतहों में भी एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है या उपकला ऊतक पाया जाता है। किसमें, मुख गुहा, आहार नाल, श्वास नली आदि की आंतरिक जो सतहें होती हैं इनमें भी पाया जाता है। फिर एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक में दूसरा है संयोजी ऊतक, अथवा इसे कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। संयोजी ऊतक या कनेक्टिंग टिश्यू, यह ऊतक शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है। जैसे अस्थि, उपास्थि, अस्थि और उपास्थि, टेंडन, लिगामेंट, रुधिर, या रुधिर को रक्त भी आप कह सकते हैं यानी ब्लड। तो अस्थि हो गया, उपास्थि हो गया, टेंडन, लिगामेंट, रुधिर या रक्त, ये सब संयोजी ऊतक के बने होते हैं। और यह ऊतक शरीर में विभिन्न ऊतकों को बांधने व जोड़ने का कार्य करता है। यानी संयोजी ऊतक क्या होता है, शरीर के जो विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं उन ऊतकों को बांधने व जोड़ने का कार्य करता है। और यह शरीर को
सुरक्षा प्रदान करता है, सहारा प्रदान करता है, दृढ़ता यानी कठोरता प्रदान करता है। फिर आते हैं जंतु ऊतक में तीसरे पर, पेशीय ऊतक पर अथवा मस्कुलर टिश्यू पर। तो शरीर की समस्त ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियों का निर्माण पेशी ऊतक से होता है। ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों का निर्माण पेशी ऊतक से होता है। हृदय, फेफड़े, आमाशय, आंतें, वृक्क आदि का निर्माण पेशी ऊतक से होता है। और ये जो पेशी ऊतक होते हैं, जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है ऐच्छिक पेशी ऊतक अथवा इसे रेखित पेशियां भी कहा जाता है। ऐच्छिक पेशी ऊतक को रेखित पेशियां भी कहा जाता है अथवा कंकालीय पेशियां भी कहा जाता है। और दूसरा है अनैच्छिक पेशी ऊतक अथवा इसे अरेखित पेशियां भी कहा जाता है, अरेखित पेशियां। और तीसरा है हृदय पेशी ऊतक। हृदय, अंग्रेजी में इसे कार्डियक मसल्स कहा जाता है। अब इनमें से पहला है ऐच्छिक पेशी ऊतक या रेखित पेशी ऊतक। ऐच्छिक यानी इच्छा के अनुसार, ऐसे ऊतक जो आपकी इच्छा के अनुसार चले, यानी आपके शरीर के ऐसे अंग जो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। यानी कुछ पेशियां जो होती हैं वो अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर आप उनको गति करवा सकते हैं, उनकी गति को रोक सकते हैं। या कह लीजिए कि सीधी सी बात में कि हमारे शरीर के ऐसे अंग जिनको हम अपनी इच्छा अनुसार उनको गति करा सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, वही क्या होते हैं? ऐच्छिक पेशी ऊतक होता है। या वे ऐच्छिक पेशी ऊतक के बने होते हैं या रेखित पेशी ऊतक के बने होते हैं। फिर जो दूसरा है अनैच्छिक पेशी ऊतक या अरेखित पेशियां, इसमें क्या होता है? अनैच्छिक यानी जो आपकी इच्छा के अनुसार कार्य ना करें, यानी इनकी जो गतियां होती हैं वो इच्छा अनुसार आपके कार्य ना करें, आपकी इच्छा से संचालित ना हो, आप जो चाहते हो वो ना करें, तो अनैच्छिक पेशी ऊतक। आपके शरीर में वे सभी अंग जो आपकी इच्छा से काम नहीं करते हैं, उन सब में अनैच्छिक पेशी ऊतक होता है या अरेखित पेशी ऊतक होता है। जैसे जो हमारी भोजन की आहार नली है, आहार नली में भोजन का जो प्रवाह होता है वो अनैच्छिक होता है, आपकी इच्छा से नहीं होता है। जैसे आंख की पलक है तो अपने आप बंद हो जाती है, ऐसे जो मूत्र वाहिनी है, फेफड़ों की श्वास नली है, ये सब क्या है? इनमें सब में अरेखित पेशियां पाई जाती हैं। चाहे वो मूत्र वाहिनी हो, चाहे फेफड़ों की श्वास नली हो, इन सब में क्या होता है? अरेखित पेशियां होती हैं या अनैच्छिक पेशियां होती हैं। फिर तीसरा है हृदय पेशी ऊतक। तो हृदय पेशी ऊतक जो होता है ये केवल हृदय पर पाया जाता है। यानी हृदय पेशी ऊतक जो है इसकी पेशियां कहाँ पर पाई जाती हैं? केवल जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा हृदय होता है, उसी पर पाई जाती हैं। और ये जीवन भर चलती रहती है, यानी जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं, फैलती रहती हैं, फिर अपनी स्थिति में आती हैं, फिर तो इनका जीवन भर पूरा चलती ही रहती हैं। और इन अनैच्छिक पेशियों को कार्डियक पेशियां भी कहते हैं, कार्डियक मसल्स भी कहा जाता है। हृदय पेशियां जो होती हैं ये जीवन भर चलती ही रहती हैं, आपकी इच्छा इस पर काम नहीं करती है, इसलिए इनको भी अनैच्छिक पेशियां आप कह सकते हैं। ये स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। अगर आपकी इच्छा इस पर चल जाएगी तो आपका हार्ट रुक जाएगा, और हार्ट रुकने से क्या होगा आप लोग सभी जानते हैं। फिर आते हैं अगले ऊतक पर। अगला ऊतक है तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। तो तंत्रिका तंत्र तंत्रिका ऊतक का बना होता है। जो हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स हैं, वो तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। और शरीर के जो अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं हैं, उन जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उन जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। और शरीर के अगर बाहर की बात की जाए तो शरीर के बाहर होने वाली विभिन्न प्रकार की उत्तेजनाओं एवं संवेदनाओं की जानकारी भी देते हैं। जैसे आपके सामने सांप आ रहा है तो उसकी जानकारी देते हैं, आपके सामने ट्रक आ रही है तो उसकी जो कुछ भी होता है, चाहे कोई भी उत्तेजना हो, कोई भी संवेदना हो, जो कुछ भी हो रहा है शरीर के बाहर, तो उसकी जानकारी भी इन्हीं के माध्यम से मिलती है। और ये जो तंत्रिका ऊतक है शरीर के विभिन्न अंगों और उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करता है, विभिन्न अंगों में और उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। विशेष प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है जो शरीर में संवेदनों को अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं।
यानी जो संवेद होते हैं, संवेदनाएं होती हैं, उनको ग्रहण करते हैं और फिर उसे मस्तिष्क में ले जाते हैं, फिर उस पर अनुक्रिया होकर के रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। इस तरह से जंतु ऊतक चारों हो गए हैं और पूरा ऊतक मैंने आपको समझा दिया है डिटेल से। नेक्स्ट वीडियो में इन सभी ऊतकों को एक एक करके डिटेल से सचित्र वर्णन करेंगे। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।